हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ये हम लोग का 12th लेक्चर है। आज हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पार्ट 2 देखना है। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होगा ये देखेंगे, और इसी में हम लोग समझेंगे कि इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ चार्ज अगर है, यानी जो लाइन चार्ज है उसको थोड़ा मोटा ले ले तो सिलिंड्रिकल शेप का हो जाएगा। वो इनफाइनाइट लेंथ का सिलिंड्रिकल शेप का अगर लाइन चार्ज हो तो उसके सराउंडिंग में फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये गॉस लॉ की मदद से कैसे डिराइव करेंगे ये देखना है। आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट थीन वायर की बात कर रहे हैं जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। से वायर बहुत इनफाइनाइट लेंथ का हो तो उस पर नेट चार्ज नहीं बताया जा सकता है, पर हाँ उसमें अगर हम लोग कह रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बता सकते हैं, जो यहाँ पे लेमडा है। लेमडा क्या बता रहा है? लेमडा बता रहा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी एल लेंथ में क्यू चार्ज है, क्यू डिवाइडेड बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ को बताएगा। इस इनफिनिटली लॉन्ग वायर के कारण किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना हो, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं, पॉइंट P पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना हो तो इसके पहले वाले लेक्चर में भी देखे हम लोग, जिस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना हो उसको इंक्लूड करते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, वो गॉस लॉ बताता है। तो गॉस लॉ की मदद से अगर पॉइंट P पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना है तो पहले हम लोग को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। इस पॉइंट P पे गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो यहाँ पे हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप का। सिलेंड्रिकल शेप का इसलिए लिया गया है, आगे हम लोग समझेंगे कि इस पे E डॉट ds कैलकुलेट करना बहुत आसान है। कोई और शेप ले ले, अगर स्फेरिकल शेप ले ले, क्यूबिकल शेप ले ले, तो उसके हर एक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी हो सकता है सेम ना हो, या E डॉट ds को इंटीग्रेट करना आसान ना हो। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, हम लोग एक गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अब गॉस लॉ का अप्लाई करते हैं। इसके बाद अब हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। लिखेंगे अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बताता है? मैथमेटिकल फॉर्म में E डॉट ds का क्लोज्ड इंटीग्रेशन दिए हुए क्लोज सरफेस के लिए Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यहाँ पे ये जो E डॉट ds है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो सिलेंड्रिकल वॉल है, जो सिलेंड्रिकल सरफेस लिया गया है, तो ये जो वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि इसके इधर जो लाइन चार्ज है और इसके इधर जो लाइन चार्ज हो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है या सिमेट्रिकल है, तो इधर वाले हिस्से के कारण फील्ड इंटेंसिटी ऊपर हो सकता है, ऊपर वाले हिस्से के कारण फील्ड इंटेंसिटी नीचे हो सकता है, पर दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो नेट सम है वो बीच से होना चाहिए। ये सिमेट्री के आधार पे हम लोग गेस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहाँ पे जो ds एरिया लेना है, ds एरिया जो यहाँ पे लेना है, वो सिलेंड्रिकल वॉल पे जो एरिया होगा छोटा सा, उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी लाइन के लोग ये एरिया वेक्टर डिफाइन किया जाता है। तो ds जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं सेंटर से r है। इस सिलेंड्रिकल वॉल वाले सरफेस पे तो ds और E का डायरेक्शन सेम है, पर यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर और नीचे जो सर्कुलर फेस है, इस पे एरिया वेक्टर जो होगा, यानी इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो ds को रिप्रेजेंट करता है, और इधर वाला जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है। इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, और बिल्कुल यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर जो है ये इधर। तो ds एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जो सर्कुलर फेस पे E डॉट ds का वैल्यू होगा और जो सिलेंड्रिकल वॉल पे E डॉट ds की वैल्यू होगी, दोनों सिलेंड्रिकल वॉल पे जो E डॉट ds का वैल्यू होगा दोनों एक जैसा नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, E डॉट ds फॉर सिलेंड्रिकल वॉल एंड E डॉट ds फॉर सर्कुलर फेस।
सिलेंड्रिकल वॉल के लिए अब ये क्लोज सरफेस नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे सर्कल नहीं लगाए हैं। ई डॉट डी एस की जगह पे ई डी एस कॉस थीटा लिखेंगे। थीटा की वैल्यू जहाँ पे सिलेंड्रिकल वॉल पे थीटा की वैल्यू 0 है और सर्कुलर फेस पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो इसको इस तरह से दो भाग में हम लोग लिख लिए। अब cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही 0 हो जाएगा। ई डॉट डी एस 0 है तो 0 को कितना बार भी जोड़िए 0 ही आएगा, तो इसलिए ये इंटीग्रेशन 0 हो गया। यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 होता है और सिलेंड्रिकल वॉल पे सिमेट्री के हिसाब से देखें तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जो फिल इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो हर पॉइंट पे इधर हो या इधर हो या इस वॉल पे कहीं पे भी हो, सभी पॉइंट पे फिल इंटेंसिटी ई की का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। तो इसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ ds का। ई को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन होगा ds का पूरे सिलेंड्रिकल वॉल के लिए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू इन भी इसको लिख सकते हैं। सिलेंड्रिकल वॉल के लिए जो इंटीग्रेशन होगा एरिया होगा, ये ds का इंटीग्रेशन मतलब हर स्मॉल एरिया को जोड़ना है सिलेंड्रिकल वॉल के लिए। तो इस पूरे सरफेस पे ds को जोड़ेंगे तो इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। और सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है आप लोग जानते होंगे। इस सिलेंडर को ऐसे जब आप पूरा खोल देंगे पट्टी में तो ये ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको कहीं से एक जगह से ऐसे काट लीजिए, इसको पूरा खोल दीजिए तो नीचे की जो लंबाई है वो 2 पाई r होगा। ये r लिया गया है इसका रेडियस, और ये जो हाइट है ये लेंथ हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं l है, ये l है। तो ये एरिया आ गया 2 पाई r इंटू l इज इक्वल टू, अंदर में चार्ज कितना आया है, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये टोटल लेंथ कितना आया सिलेंडर के अंदर, ये आया है l डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। l से l तो कैंसिल हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं रीअरेंज करके E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको 2 पाई को नीचे लाए हैं और 2 एक और नीचे एक्स्ट्रा जो लिखे उसके बदले ऊपर 2 लिख लेते हैं, 2 लैम्डा बाई r। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो फिल इंटेंसिटी है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे r बड़ा होता जाएगा फिल इंटेंसिटी कम होता जाएगा। इस तरह से किसी लाइन चार्ज के कारण फिल इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको याद होगा अगर तो कूलम्ब्स लॉ में भी हम लोग किसी इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज के कारण या इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण फिल इंटेंसिटी कैलकुलेट किए थे और वो रिजल्ट भी यही आया था, सेम आया था। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गॉस लॉ का जो रिजल्ट है या जो कूलम्ब्स लॉ हम लोग को बताता है दोनों सेम चीज है। कूलम्ब्स लॉ से हम लोग गॉस लॉ को प्रूव भी किए हैं इसके पहले वाले लेक्चर्स में। तो आगे अब हम लोग को देखना है इसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर अगर लेते हैं, यानी कि जो लाइन चार्ज हम लोग ले रहे थे उसको कुछ थोड़ा थिक बना लीजिए, वो सिलेंड्रिकल शेप का हो जाए, तो उसके कारण फिल इंटेंसिटी क्या होगा, आसपास के सराउंडिंग में फिल इंटेंसिटी कैसे वेरी करता है ये समझना है। ये हम लोग सिलेंडर कंसीडर किए हैं जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी को आप चाहे तो सिग्मा मान लेते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को, ठीक है। पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली का मतलब ये हर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज का मात्रा जो होगा वो बराबर होगा, उसको हम लोग मान लिए हैं कि सिग्मा है। अब किसी पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट P है, किसी पॉइंट P पे फिल इंटेंसिटी पता करना है तो हमको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा, यानी क्लोज सरफेस ड्रॉ करना होगा जिसके थ्रू नेट फ्लक्स पता किया जा सके। और नेट फ्लक्स का वैल्यू जो होगा वो Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यही गॉस लॉ कहता है। गॉस लॉ की मदद से फिर हम लोग E का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने से पहले कुछ बेसिक चीज हम लोग को समझना होता है। पहला चीज ये जान लेना होगा कि फिल इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको गेस करना होगा सिमेट्री को देखते हुए। तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी सिमेट्री के आधार पर बात किया जाए तो
पीछे का जितना चार्ज है, सभी चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी ऊपर और नीचे लगभग एक जैसा चार्ज है, तो सबके कारण नेट फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होना चाहिए। इधर वाले पोर्शन के में जो चार्ज उसके कारण अंदर की तरफ होगा, पर इधर चार्ज की मात्रा ज्यादा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रॉ करना है जिसपे E डॉट ds को आसानी से कैलकुलेट किया जा सके। यहां पे हम लोग गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करते हैं, यह इसी तरह का सिलेंड्रिकल शेप का ड्रॉ कर लेते हैं। लिखेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया वैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं। अब इस पे गॉस लॉ या गॉस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग गॉस लॉ, E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रेशन जो होगा वो Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब आप देखेंगे तो इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सेम होगा, और यहाँ पे जो ds एरिया वेक्टर लिए हैं, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल वॉल है, इस पे परपेंडिकुलर लाइन जो है रेडियल डायरेक्शन में ही होगा, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ds वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ds और E दोनों सेम डायरेक्शन में है, पर ये जो सर्कुलर फेस है ऊपर और नीचे का, वहां पे केस सेम नहीं होगा। यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगा अगर, तो एरिया वेक्टर जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ होगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ऐसा ही कुछ केस बनेगा नीचे वाले सर्कुलर फेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे कोई एरिया, छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं ds, वो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं, तो ये बाहर की तरफ लिए, इन दोनों के बीच भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो E डॉट ds पूरे सरफेस पे एक जैसा नहीं है, तो ये क्लोज सरफेस को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सिलेंड्रिकल वॉल के लिए और जो सर्कुलर सरफेस है ऊपर और नीचे का उसका अलग। तो इसको दो पार्ट में ऐसे लिखेंगे, E डॉट ds सिलेंड्रिकल वॉल का और सर्कुलर फेस का। सिलेंड्रिकल वॉल के लिए E डॉट ds को E ds cos 0 लिख देंगे, यहाँ एंगल 0 डिग्री है, और जो सर्कुलर फेस है वहां पे E डॉट ds जो है E ds cos 90 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो E डॉट ds भी पूरा 0 हो गया, और इस 0 को इंटीग्रेट करना है पूरे सर्कुलर फेस के लिए, यानी हर फेस पे E डॉट ds को जोड़ते चले गए, तो फाइनल रिजल्ट भी हम लोग को 0 ही मिलेगा, यानी ये जो इंटीग्रेशन है वो 0 आएगा। अब इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, इसमें E को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ ds का। ये हम लोग सिलेंड्रिकल वॉल की बात कह रहे हैं। और Q एनक्लोज्ड कितना होगा, अंदर में कितना चार्ज है, उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इसको सिग्मा इंटू अंदर का जो वॉल्यूम है, अंदर का वॉल्यूम कितना होगा, ये डिस्टेंस यहां से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, मान लेते हैं r है, तो अंदर ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आया है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है, उस टोटल वॉल्यूम में जो चार्ज है वही गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। तो इसको हम लोग सिग्मा इंटू ये वॉल्यूम जो अंदर में चार्ज लिए हुए है उसको लिखना है, वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, इसको हम लोग E इज इक्वल टू E इंटू इस ds को सिलेंड्रिकल वॉल के लिए पूरा सरफेस एरिया आप ऐड करेंगे तो मिलेगा 2 पाई r इंटू एल। ये जो सर्कमफेरेंस है इसको जब खोल देंगे कहीं से, तो इसकी लंबाई जो है सर्कमफेरेंस के बराबर हो गया, और चौड़ाई जो है लेंथ के बराबर हो गया। ये लेंथ हम लोग एल कंसिडर कर रहे हैं यहां से पूरा यहां तक का है। इज इक्वल टू सिग्मा पाई r स्क्वायर इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से एल कैंसिल हो गया है, E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पाई से पाई भी कैंसिल हो गया है, एक r से ये r भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया सिग्मा r पाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ किसी अंदर वाले पॉइंट पे। अगर कोई बाहर का पॉइंट हो
तब फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी यहाँ आसानी से समझा जा सकता है। एट ए पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर का कोई पॉइंट है, ये सिलेंडर है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर का ये एक पॉइंट हम लोग मान कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये पता करना है गॉस लॉ के एप्लीकेशन से। तो फिर वही प्रोसेस है, रिपीट करना है। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसमें ये पॉइंट आता हो। गॉसियन सरफेस कैसा होगा, फिर से सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करना होगा और उस सरफेस पे ये पॉइंट पी आना चाहिए। अब इस गॉसियन सरफेस से जो नेट फ्लक्स है वो क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ये गॉस लॉ कहता है। तो गॉस लॉ की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये बता सकते हैं। इसको लिखना कैसे है, लिखेंगे ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है वैसा सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ किया गया है। ये सेंटर से आर डिस्टेंस पे है और इस वाले का जो रेडियस है उसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर है, जो सिलेंड्रिकल वायर है उसका रेडियस। आगे हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं अगर तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और यहाँ पे आप सिलेंड्रिकल वॉल, ये जो E डॉट डी एस है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस है यहाँ पे कोई सरफेस लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस का जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में है और ऊपर वाला जो सरफेस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, वो 90 डिग्री पे है। तो आपको ऊपर वाले और नीचे वाले सर्कुलर फेस के लिए इंटीग्रेशन अलग करना होगा और सिलेंड्रिकल वॉल के लिए इंटीग्रेशन अलग करना होगा जैसे पहले वाले केस में किए हैं। और यहाँ पे E और ds एक डायरेक्शन में इसलिए cos 0 लिखा गया है और सर्कुलर फेस पे E ds 90 डिग्री पे इसलिए cos 90 लिखेंगे। जैसे A डॉट B को AB cos थीटा लिखते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन का प्रोडक्ट ही डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ये डॉट प्रोडक्ट में हम लोग समझे हैं। अब देखिए यहाँ cos 90 फिर से 0 है तो इसका पूरा इंटीग्रेशन 0 होगा और इसका इंटीग्रेशन में ये 1 देता है वैल्यू और E जो है हर एक पॉइंट पे सिलेंड्रिकल वॉल के हर एक पॉइंट पे अगर आप देखेंगे E की मैग्नीट्यूड तो सिमेट्री से सब बराबर है। तो E को बाहर रखते हुए ds को इंटीग्रेट करना है। तो जो ds है वो एरिया है किसका, जो सिलेंड्रिकल वॉल आया है उसका एरिया है। उस एरिया को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ds को पूरे वॉल के लिए तो टोटल एरिया आएगा 2 पाई स्मॉल r इंटू एल। और इधर जो चार्ज आएगा अंदर में अगर सिग्मा के टर्म में लिखेंगे तो सिग्मा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर का वो वॉल्यूम जिसमें चार्ज है। गॉसियन सरफेस में हर जगह चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज नहीं है। इस वाले जो वायर अंदर आया है या जो सिलेंड्रिकल पार्ट जिसपे चार्ज है जो अंदर आया है उसी वॉल्यूम में चार्ज लेना है ना। तो वॉल्यूम लेना है पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आप देखिएगा एल से एल कट गया और पाई से ये पाई भी कट गया तो E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा, अच्छा सॉरी यहाँ पे R कौन सा लेंगे, इसका वॉल्यूम लेना ना। इस ये जो सेक्शन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक इसका वॉल्यूम लेना है, इसका रेडियस है R। तो यहाँ पे जो रेडियस लेंगे वॉल्यूम लेते समय सिलेंडर का वो लेंगे कैपिटल R। तो ये हो गया सिग्मा, पाई को नहीं काटते हैं, रुक जाइए, पाई को हम लोग यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना लेते हैं। 2 पाई को 4 पाई लिखे हैं तो 2 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, यहाँ तो 2 पाई ही नीचे आ सकता है, एप्सिलॉन नॉट नीचे है ही तो 2 ऊपर लिख लिए सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर और एल से एल कट गया। यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए सिग्मा पाई r स्क्वायर का रिलेशन क्या है। सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसको देखें जरा, सिग्मा इज इक्वल टू लिख सकते हैं चार्ज बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा पाई r स्क्वायर इंटू एल। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एल है और यही चार्ज पर यूनिट लेंथ कहलाता है। सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेमडा के बराबर हो गया।
इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। हाँ, यहाँ पे ये आर छूट रहा था, आर नीचे आएगा, यहाँ पे स्मॉल आर भी है, तो यहाँ आर रहेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये सिलेंडर वायर मोटा हो या पतला हो, उसके बाहर जब किसी पॉइंट पे फिल इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो यही सिंगल फॉर्मूला याद रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। और ये फॉर्मूला आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, अगर गॉस लॉ के एप्लीकेशन को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। आप ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, सबके लिए फॉर्मूला याद करना संभव नहीं होगा, तो बेहतर ये है कि आप प्रोसेस को सीख जाइए जल्दी से जल्दी कि क्या करना है। हमको किसी पॉइंट पे फिल इंटेंसिटी पता करना है, उस पर फिल इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर आपको पता है तो झट से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए और उस सरफेस पे E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रेशन जो होगा उसको पार्ट वाइज करके कैलकुलेट कर लीजिए और दूसरी तरफ Q एनक्लोज्ड या Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखिए। आप 1 से 2 स्टेप में रिजल्ट तक तुरंत पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हमको रिजल्ट पता करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को हम लोग और आसानी से ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हम लोग इसमें चाहे तो लिख सकते हैं ड्यू टू सिलेंड्रिकल, ये y है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ हम लोग बनाते हैं सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखा रहे हैं, यहाँ स्मॉल r का वेरिएशन दिखा रहे हैं जो 0 से इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है। r की वैल्यू 0 से पहले हम लोग चेंज कराएंगे कैपिटल R तक। कैपिटल R यहाँ पे क्या है, जो सिलेंडर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उस सिलेंडर का रेडियस है ये कैपिटल R, और स्मॉल r को हम लोग यहाँ से चेंज कराते हुए लेके जा रहे हैं, स्मॉल r है, इसकी वैल्यू 0 से कैपिटल R तक और फिर आगे इंफिनिटी तक ले जाकर के देखते हैं इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है। तो एग्जैक्टली 0 पे तो 0 होगा और स्मॉल r की वैल्यू जब तक कैपिटल R ना हो जाए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से कुछ वेरी करेगा। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है R के, तो ये उल्टा ऐसे घटना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जैसे जैसे R बड़ा होता जाएगा तेजी से फील्ड इंटेंसिटी कम होता जाएगा। इसके पहले इस फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या बताता है, E इज इक्वल टू 2 सिग्मा R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये है। और यहाँ जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसे वेरी कर रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R। तो ग्राफिकली भी हम लोग देख सकते हैं कि सिलेंडर के जस्ट सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो 0 होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा। सरफेस पे कितना फील्ड इंटेंसिटी होगा, आप इन दोनों में से किसी में भी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R रख लीजिए, उससे सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो सरफेस पे सबसे मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी होगा, सेंटर पे 0 होगा और सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड इंटेंसिटी कम होने लगता है। तो ये किसी इनफिनाइट लेंथ के वायर के कारण फील्ड इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रहा है, जहाँ पे वायर का कुछ थिकनेस ले रहे हैं जिसको हम लोग सिलेंडर भी कह रहे हैं। तो इस तरह के सिलेंड्रिकल वायर के कारण उसके अंदर और बाहर फील्ड इंटेंसिटी कैसे चेंज होता है, इस वेरिएशन को हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं। इस लेक्चर को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।